हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेड और यूजीसी एंटी नेट क्वालिफाइड हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए इसे कहती हूँ क्योंकि आपको सारे वीडियो नहीं मिल पाएंगे, आप कोई वीडियो देख पाएंगे, इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइन वाइज लाइन वीडियो देखते जाइए। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी फ्रेंड्स। और मैं आपके लिए लाई फ्रेंड्स साहित्य शास्त्र हम कर रही हैं। हम तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स हिंदी सब्जेक्ट से एंटी यूजीसी नेट की। और हमारा चल रहा है साहित्य शास्त्र, जिसमें हम संस्कृत आचार्य को कर चुके हैं। इसमें काव्य के लक्षण हैं जो संस्कृत आचार्य के अनुसार हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य का लक्षण। फ्रेंड्स, ये मैं आप ये देख लीजिए। सबसे पहले जो है ये शुरू कैसे हुआ काव्य शास्त्र, जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र किससे शुरू हुआ? ये प्लेटो से शुरू हुआ और इनका जो जन्म था वो 427 से पूर्व 347 ईस्वी पूर्व से था। और जो प्लेटो ही जो है वो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के आदि स्रोत थे। उन्होंने साहित्य की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया, किंतु उन्होंने काव्य की परिभाषा देने का प्रयत्न नहीं किया, केवल विवेचन किया। काव्य का विचार करते हुए उन्होंने कहा था कि काव्य प्रकृति का अनुकरण है। फ्रेंड्स, प्लेटो का सिद्धांत अनुकरण का सिद्धांत भी है। यही इसी को अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। प्रकृति का अनुकरण है और प्रकृति सत्य का अनुकरण है। अनुकरण होने के कारण यह सत्य से दूर हो जाता है, मतलब नकल की नकल है। ओके फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप। जैसे फ्रेंड्स, मैं आपको अंडरलाइन करके बता देती हूँ किससे आरंभ हुआ। ये देखिए काव्य का, ये प्लेटो का कब से कब तक जन्म है ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इसको नोट कर लेना। और इसकी जो अनुकरण का सिद्धांत है ये भी, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। और जो प्लेटो के शिष्य थे वो अरस्तु थे। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने अपने गुरु के इस विचार का प्रबल तर्कों से खंडन किया। अरस्तु ने भी काव्य की परिभाषा नहीं की, लेकिन काव्य विवेचन के दौरान ऐसे विचार व्यक्त किए हैं कि उनके आधार पर काव्य का लक्षण निर्माण किया जा सकता है। इन्होंने क्या कहा? सबसे पहले जैसे जो काव्य है वो एक कला है। चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कवि अनुकरता है, मतलब कि जैसे जो काव्य है वो एक कला है, उसको सीखता है कवि भी और उसका अनुकरण करता है। अरस्तु का जो है वो काव्य शास्त्र है। इसका जो ग्रंथ है अरस्तु का क्या है? काव्य शास्त्र है, महाकाव्य है इनका। ये त्रासदी, कामदी और रौद्र स्तोत्र तथा वंशी वीणा संगीत के अधिकांश भेद अपने सामान्य रूप में अनुकरण के ही प्रकार हैं। कुछ कलाएं ऐसी हैं जो उपयुक्त सभी साधनों का उपयोग करती हैं, लय, राग और छंद सभी का। रौद्र स्तोत्र संग प्रधान काव्य त्रासदी और कामदी इन्हीं के अंतर्गत है। अरस्तु का अनुकरण से तात्पर्य नकल न होकर पुनर्सृजन है। काव्य प्रकृति का अनुकरण है और अनुकरण सर्जनात्मक प्रेरणा का पर्याय है। अरस्तु के अनुसार काव्य लक्षण बन जाता है क्या? अब आप ये नोट कर लीजिए, जो क्या है इनका काव्य लक्षण। ये देखिए, काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। और नगेंद्र के अनुसार क्या है? नगेंद्र के अनुसार है, ये भी अंडरलाइन कर लेना, प्रकृति जैसे विवादास्पद शब्दों की व्याख्या के पश्चात उन्होंने क्या कहा है नगेंद्र ने? काव्य भाषा के माध्यम से जो गद तथा पद दोनों ही हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, नगेंद्र ने ये कहा है। आधुनिक शब्दावली में काव्य भाषा के माध्यम से अनुभूति और कल्पना द्वारा जीवन का पुनर्सृजन है। अब लॉन्जाइनस का देख लीजिए। लॉन्जाइनस ने क्या कहा है? लॉन्जाइनस का नाम जो है यूनानी काव्य शास्त्र में अरस्तु के बाद आदर के साथ लिया जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स प्लेटो के बाद अरस्तु, फिर लॉन्जाइनस। ये आप सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिए। इनको काल क्रमानुसार भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो ये जो है लॉन्जाइनस, उनकी जो कृति है पैरी इप्सुस है, इसको नोट कर लेना। पैरी इप्सुस है इनका ग्रंथ जो है, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स। और अरस्तु का कौन सा है? काव्य शास्त्र है। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब कला के
आधारभूत सिद्धांतों का जो विवेचन है, लेकिन वे भी अरस्तु की ही भांति काव्य और प्रकृति के अंतःसंबंध का प्राण तत्व है उदात्त तत्व। तो इसका जो लॉन्जाइनस का एक इसका उदात्त तत्व जो है, इन्होंने ग्रंथ सिद्धांत दिया है उदात्त का। ये भी आगे आएगा फ्रेंड्स, जब मैं आपको आगे सिलेबस कराऊंगी सब ये सारे सिद्धांत आएंगे, अनुकरण का सिद्धांत, उदात्त का सिद्धांत। तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनमें अच्छे से इनको स्टडी कीजिए, ध्यान से सुनिए। और बाकी जो PDF है मैं बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको सारा पढ़ सकते हैं अच्छे से। जब आप अच्छे से समझ लेंगे, मैं पढ़ाऊँगी आपको, उसके बाद अच्छे से आप जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी फ्रेंड्स। लॉन्जाइनस ने काव्य लक्षण के दौरान जो है देने का प्रयत्न नहीं किया, लेकिन काव्य लक्षण के सूत्र दिए हैं उन्होंने। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, सिद्धांत दिया उन्होंने उदात्त अभिव्यंजना का सिद्धांत के वैशिष्ट्य तथा उत्कर्ष का नाम है, तथा सही एकमात्र ऐसा आधार है जिसके अवलंबन से महात्मम और कवियों एवं लेखकों ने घोर लाभ किया है। दूसरा क्या है, उदात्त भाषा का प्रभाव श्रोता के मन पर प्रत्यक्ष रूप में नहीं पड़ता, वरन भावों के रूप में पड़ता है। जैसे कोई फ्रेंड्स आप बुक पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, तो उसका जो है उदात्त भाषा का प्रभाव जो है उसकी श्रोता के मन पर सीधा नहीं पड़ता। वो कैसे पड़ता है, भाव के अनुसार। जैसे कोई उसमें कोई दुखद घटना घट रही है तो आपका भी मन उदास हो जाएगा, तो इस तरह से भावों के अनुसार जो है वो आपके अंदर उस पर प्रभाव पड़ेगा। तीसरा क्या है, उदात्त एक या दो तत्वों की सिद्धि नहीं, वरन रचना के समुचित ताने बाने पर आधारित दूध साध्य उपलब्धि है। चौथा क्या है फ्रेंड्स, इसका लॉन्जाइनस का सिद्धांत में प्रकृति ही सृजन शक्ति का मूल है, कला इस प्रकृति के सौंदर्य का ही रूप है। पांचवा है, प्रकृति अवस्था में व्यवस्था स्थापित करने के लिए सजग और सक्रिय रहती है। छठा है, उदात्त के 5 उद्गम स्रोत हैं। उदात्त, ये नोट करें ना फ्रेंड्स, क्या है, उदात्त निसर्गजात प्रतिभा है, उत्पाद नहीं। अपने पूर्ववर्ती महान कवियों और लेखकों का अनुकरण तथा उनसे स्पर्धा, अपने इन मंतव्यों से लॉन्जाइनस प्लेटो और अरस्तु के निकट पहुंच जाते हैं। उनका काव्य लक्षण क्या बनता है फ्रेंड्स, ये नोट कर लीजिए। ये देखिए, ये इनका काव्य लक्षण है। उदात्त काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है, उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। ये इनका उदात्त सिद्धांत है जो फ्रेंड्स है लॉन्जाइनस का अनुसार क्या बना काव्य का लक्षण, यही है। उदात्त काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है, उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। अरस्तु की काव्य परिभाषा वस्तुपरक होने पर भी विवाद के केंद्र में रही। अरस्तु से प्रभावित यूरोप के परवर्ती आचार्यों ने प्रकृति तथा अनुकरण को काव्य लक्षण में अनिवार्य महत्व दिया। ड्राइडन ने काव्य का लक्षण क्या दिया है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। ड्राइडन ने कहा, काव्य भावपूर्ण तथा छंदोबद्ध भाषा में प्रकृति का अनुकरण है। भावपूर्ण तथा छंदोबद्ध भाषा में प्रकृति का अनुकरण मतलब प्रकृति की नकल है। और मैथ्यू ने क्या कहा है, मैथ्यू आर्नल्ड ने, ये सब फ्रेंड्स पूछे जाते हैं कि काव्य का लक्षण उन्होंने क्या दिया है, इसने क्या दिया है, ये सब आपको पूछे जाते हैं, या लाइन दे देंगे उनके कथन की और पूछेंगे ये किसने कहा है। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ, डिटेल में इसको अच्छे से कर लीजिए। इसे मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है, काव्य सत्य तथा काव्य सौंदर्य के सिद्धांतों द्वारा निर्धारित उपबंधों के अधीन जीवन की आलोचना का नाम काव्य है। यहाँ आलोचना का अर्थ क्या है, समग्र जीवन की समीक्षा। काव्य लक्षण अतिव्याप्ति दोष के साथ परिभाषित शब्दावली से बोझिल है। लक्षण में काव्य सत्य और काव्य सौंदर्य शब्दों का प्रयोग उचित नहीं कहा जा सकता। फिर आर्नल्ड का यह लक्षण अरस्तु की धमक लिए हुए है। आर्नल्ड का जीवन अरस्तु की प्रकृति का पर्याय है और क्रिटिसिज्म समीक्षा या आलोचना भी अरस्तु के अनुकरण की अर्थ क्षमता है। काव्य सत्य और काव्य सौंदर्य के अंतर्गत काव्य के राग तत्व और कल्पना तत्व को ही स्थान मिला है। काव्य सत्य और काव्य सौंदर्य के अंतर्गत काव्य के राग तत्व और कल्पना तत्व को ही स्थान मिला है। काव्य सत्य विज्ञान का सत्य न होकर कला का राग है। मानव हृदय का भावना अनुभूति का सत्य है। काव्य सौंदर्य से तात्पर्य वस्तु और रूप, विषय और अभिव्यंजना के सामंजस्य पर बल
उदात्तता, संयम, परिष्कार और सांस्कृतिक उन्नति की शक्ति से ही सौंदर्य में रम्यता दीप्ति आती है। अब स्वच्छंदवादी कवि आलोचकों को देख लीजिए। अरस्तु, ड्राइडन और मैथ्यू आर्नल्ड से विपरीत है ये जो स्वच्छंदवादी कवि है पाश्चात्य में। इनकी जो मूल दृष्टि थी एकदम व्यक्ति प्रकृति और उदाहरण के लिए जैसे वर्ड्सवर्थ है और कॉलरिज के काव्य लक्षण है, ये जो थे स्वच्छंदवादी थे। ये इनसे अलग थे फ्रेंड्स, जो जैसे अरस्तु, ड्राइडन, मैथ्यू आर्नल्ड से अलग थे ये। और कौन थे ये? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ। अब ये देख लीजिए फ्रेंड्स, कॉलरिज की काव्य लक्षण शैली और ली हंट के काव्य लक्षण लिए जा सकते हैं। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है 1777 से 1885, नोट कर लेना फ्रेंड्स। इनका जन्म काल पूछा जाता है। कविता से संबंधित पूर्ववर्ती सिद्धांत वाक्यों को अस्वीकार करते हुए इन्होंने क्या कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने? कविता बलवती भावनाओं का सहज, ये देख लीजिए इनका, ये देखिए, सॉरी फ्रेंड डिस्टर्बेंस के लिए। ये देखिए, ये जो है आपका इसका वचन कहा गया, जो इन्होंने कथन कहा है इसके लक्षण के बारे में। कविता बलवती भावनाओं का सहज उच्छलन होती है। शांत अवस्था ने जो भाव के स्मरण से उसका उद्भव होता है। फिर कवि की संवेदनशीलता और सौंदर्य ग्रहण क्षमता साधारण मनुष्य की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब जो कवि है वो जो ग्रहण करता है वो, जैसे हम साधारण पाठक हैं, हम उसको पढ़ते हैं तो उससे ज़्यादा उसको, कवि को ज़्यादा उसको अनुभूति होती है। मानव और मानवोत्तर प्रकृति का उसे अधिक ज्ञान होता है। उसकी कल्पना शक्ति से, जो कल्पना का सिद्धांत है फ्रेंड्स किसने दिया है? कॉलरिज ने दिया है, ये भी नोट कर लेना। उसकी कल्पना शक्ति से अप्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष और मूर्त करने की क्षमता होती है। वर्ड्सवर्थ की काव्य परिभाषा क्या है? कविता बलवती भावनाओं का सहज उच्छलन है, स्वच्छंदवादी प्रवृत्ति का सहज प्रतिफलन है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य लक्षण में जो अन्य बातें कही है वे काव्य परिभाषा पर कम, काव्य की सृजन प्रक्रिया पर ज़्यादा प्रकाश डालती है। अनुस्मरण केवल स्मरण नहीं है बल्कि भाव का भावत है, विद्वानों का विचार है। इसमें इंग्लिश में देख लीजिए आप इसका, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स इट टेक्स रिकोलेक्टेड इन, में क्या था? अव्याप्ति का दोष है। क्या है वर्ड्सवर्थ की परिभाषा में? अव्याप्ति। यह काव्य की परिभाषा ना होकर काव्य के एक भेद प्रगीत काव्य तक सीमित परिभाषा है जिसके भीतर प्रबंध काव्य समाहित नहीं हो पाता। अब सैमुअल टेलर कॉलरिज है, उन्होंने क्या कहा है? जैव सिद्धांत को, ये इनका है कॉलरिज का, कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। और रचना के सभी प्रकारों से उसका अंतर यह है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक घटक खंड अवयव से प्राप्त होने वाली स्पष्ट संतुष्टि के अनुकरण हो। A poem is that species of composition which is opposed to works of science by proposing for its immediate object pleasure। कविता की इस परिभाषा में काव्य का मूल प्रयोजन आनंद कहा गया है, सत्य नहीं। सत्य का समर्थन करने वाली परंपरा का खंडन करते हुए कॉलरिज आनंद को काव्य का चरम प्रयोजन मानते हैं। कॉलरिज के यही विचार I.A. रिचर्ड्स को कलात्मक परितोष की ओर ले गए। कॉलरिज ने प्रतिभा तथा कल्पना को अभेद माना। क्या माना कॉलरिज ने? प्रतिभा और कल्पना को अभेद। शैली ने कहा सामान्यतः कविता को कल्पना की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। शैली से एक कदम और आगे बढ़कर ही ली हंट ने क्या कहा? कल्पनात्मक आवेग का नाम कविता है। स्वच्छंदवादी कवि आलोचकों ने कल्पना की महिमा साबित करते हुए काव्य को आत्माभिव्यक्ति माना। नतीजा यह हुआ कि इन सभी ने काव्य में वस्तु तत्व की अपेक्षा भाव तत्व को प्रधानता दी। पश्चिम में उत्तमोत्तम शब्दों का उत्तमोत्तम क्रम विधान कविता मानने वालों की भी एक प्रत्यक्ष परंपरा ही है, लेकिन वह भारतीय काव्यशास्त्र के प्रतिनिधि लक्षणकारों के इस तरह काव्य को शब्दार्थ रूप नहीं माना। I.A. रिचर्ड्स ने क्या माना है? काव्य अनुभूति है। I.A. रिचर्ड्स ने क्या माना है? काव्य अनुभूति है। ये सब इसी में आ गया फ्रेंड्स। काव्य क्या है? एक अनुभूति है I.A. रिचर्ड्स के अनुसार। जीवानुभूति है।
प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये इनकी बुक है फ्रेंड्स। आइए रिचर्ड्स की, ये भी पूछी जाती है। रिचर्ड्स ने कविता की परिभाषा पर विचार किया है। रिचर्ड्स केवल अनुभूति को ही कविता मानते हैं। इसी तर्क से कविता की परिभाषा अनुभूति के आधार पर करते हैं। कविता अनुभूतियों का एक ऐसा वर्ग है जो मानक अनुभूति से प्रत्येक विशेषता में भिन्न हुए हुए भी किसी विशेषता में एक खास मात्रा में भिन्न नहीं होती। भिन्न होते हुए भी क्या नहीं होती, किसी विशेषता में एक खास मात्रा में भिन्न नहीं होती। रिचर्ड्स की इस परिभाषा को विद्वानों ने दुरूह, जटिल, अस्पष्ट कहा है। रिचर्ड्स के सिद्धांत देख लीजिए फ्रेंड्स। मूल सिद्धांत और संप्रेक्षण का सिद्धांत जो रिचर्ड्स का है, काव्य पाठक पर ही ध्यान केंद्रित किया है इन्होंने। अतः वे काव्य को ठीक ठाक परिभाषित नहीं कर सके। अब टी.एस. इलियट का देख लीजिए। टी.एस. इलियट जो है वो ये है, यहाँ पर है। उन्होंने काव्य चिंतन में एंटी रोमांटिक रवैया अपनाते हुए घोषित तौर पर कहा कि रचनाकार जितना ही उत्कृष्ट होगा उसमें भोक्ता और सृष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। भोक्ता और स्पष्टता मतलब कि जैसे हम पढ़ते हैं तो हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, भोग रहे हैं, तो यही उसके बारे में बताया गया इसने। काव्य लक्षण का जितना मतलब कि उनका जो अंतर उतना ही ज़्यादा स्पष्ट होगा, जितना का जी रचनाकार जितना उत्कृष्ट होगा, मतलब जितना उसका उचित जो उसका अच्छा रचना होगी तो जो उसको पढ़ने वाले हैं उनका भी उतना ही अंतर स्पष्ट होगा। काव्य लक्षण का संकेत इस प्रकार से दिया है कि एक नया विचार उभर कर सामने आ गया। एलियट ने क्या कहा, एलियट का पढ़ लीजिए। कविता या कला कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करनी ही नहीं है। वह तो अभिव्यक्ति का एक माध्यम मात्र है, जो केवल माध्यम है, व्यक्तित्व नहीं। इंग्लिश में इनकी परिभाषा देख लीजिए फ्रेंड्स। द पोएट हैज़ नॉट अ पर्सनैलिटी टू एक्सप्रेस बट अ पर्टिकुलर मीडियम विच इज़ ओनली अ मीडियम एंड नॉट अ पर्सनैलिटी। काव्य भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से मुक्ति या पलायन है। वे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से मुक्ति है। पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। सेलेक्टेड वर्क टी.एस. इलियट पी। ओके फ्रेंड्स, ये टी.एस. इलियट का है वर्ड। जिनके पास व्यक्तित्व और भाव है ये ही जान सकते हैं उनसे भुक्ति की आकांक्षा का अर्थ क्या होता है। परंपरा जीवित संस्कृति का वह अंश है जो अतीत के दाय के रूप में प्राप्त होकर वर्तमान का निर्माण और भविष्य का दिशा निर्देश करती है। पश्चिम में कविता क्या है, पर निरंतर वाद विवाद होता रहा। मनोविश्लेषणवादी और मार्क्सवादी कला के लिए है और कला जीवन के लिए है। दो ग्रुपों में बट गया ये। फ्रेंड्स, ये बताया गया कि कविता क्या है, इसके बारे में इन्होंने पश्चिम में इनके बहस छिड़ी थी, मनोविश्लेषणवादी और मार्क्सवादी में, कि कला के लिए और कला जीवन के लिए, मतलब कला के लिए है या जीवन के लिए है। ये दो ग्रुपों में बट गए थे। नई समीक्षा में थे न्यू क्रिटिसिज्म। स्कूल के विद्वानों ने काव्य लक्षण पर बहस करने के बाद अपना निष्कर्ष दिया था कि कविता एक शाब्दिक निर्मित है। अब आप ये देखिए, नई समीक्षा जो न्यू क्रिटिसिज्म में उन्होंने क्या दिया था निष्कर्ष, कविता एक शाब्दिक निर्मित है। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, किसने क्या दिया, अर्थात कविता शब्द है। और अंत में भी यही बात बचती है कि कविता शब्द है। क्या है, कविता एक शब्द है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण पर विचार करने वाले आचार्यों ने काव्य को शब्दार्थ रूप माना है। अतः काव्य लक्षण का पूरा रूप क्या हो गया, काव्य अर्थ का रमणीय शाब्दिक प्रतिपादन है। पश्चिम के आचार्यों ने शब्द और अर्थ की महिमा का महत्व पहचानते हुए भी भारतीय आचार्यों की तरह काव्य लक्षण में शब्दार्थ की महिमा का बहुत गहराई से चिंतन नहीं किया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था पाश्चात्य शास्त्र में काव्य का लक्षण। कल हम पढ़ेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य में काव्य का लक्षण। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जब ऐसे ही ख़त्म होगा मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप सारा खुद से भी पढ़ लेना। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए तो काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट डे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, जब तक के लिए, जब तक फिर मिलते हैं।